सीपीसी का ऑर्डर 39 का रूल 4 एक्चुअली में यहाँ पे बात करता है, अगर कोई टेम्पररी इंजंक्शन को समाप्त और परिवर्तित और निरस्त करने की पावर यहाँ पे कोर्ट को देता है कि अगर कोर्ट चाहे तो हम एक एप्लीकेशन देकर कोर्ट में उस इंजंक्शन को, टेम्पररी इंजंक्शन को समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको नहीं पढ़ा तो भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा। टेम्पररी इंजंक्शन में टेम्पररी इंजंक्शन पढ़ रहे हो तो इस रूल को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब किसी टेम्पररी इंजंक्शन को समाप्त और उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ मैं बता देता हूँ, बाकी आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, उसके लिए ताकि क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पररी इंजंक्शन को कब समाप्त और परिवर्तित किया जा सकता है। टेम्पररी इंजंक्शन के आदेश से अगर कोई पार्टी अनसेटिस्फाई होती है, जनरली वही पार्टी होगी जिसके अगेंस्ट में टेम्पररी इंजंक्शन पारित किया गया हो, तो वह पार्टी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर सकती है, जिसके आधार पर यानी कि कोर्ट को लगता है कि उसे समाप्त कर देना चाहिए, परिवर्तित कर देना चाहिए या फिर उसको निरस्त कर सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजो का जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई पार्टी एक्स पार्टी इंजंक्शन धोखे से प्राप्त की, यानी कि सामने वाली जो पार्टी ने उसमें जो टेम्पररी इंजंक्शन प्राप्त की है वो धोखे से प्राप्त की, यानी कि कोई टेम्पररी इंजंक्शन का जो एप्लीकेशन है यानी कि उसके समर्थन में या फिर उसके समर्थन में जो एफिडेविट दिया गया है उसमें किसी जानबूझकर किसी मटेरियल पर्टिकुलर्स यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य को संबंध में झूठा भ्रामक कथन किया गया था, और उस कथन और उस झूठे भ्रामक कथन के आधार पर ही कोई एक्स पार्टी इंजंक्शन यानी कि नोटिस दिए बिना ही मिल गई हो, तो कोर्ट उस इंजंक्शन को समाप्त कर देगी। यहाँ पे सेल वर्ड यूज हुआ है, यानी कि कोर्ट को करना होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी कह रहा है, कोर्ट उस केसेस में टेम्पररी इंजंक्शन को समाप्त नहीं करेगी अगर कोर्ट को लगता है कि जो इंजंक्शन ग्रांट किया गया है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के विरुद्ध होगा अगर उसको समाप्त कर दिया। तो चीज़ को समझने के लिए आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको जरूर देखना चाहिए। मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं, आपके एक डाउट नहीं बचेगा, तो कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट करके पूछ लेना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपने वापस से आ चुके हैं सीबीएसई के ऑर्डर 39 पे, जिसमें हम टेम्पररी इंजंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब तक आपको वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, अगर कोई सजेशन हो तो मेरे को बता सकते हो। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे रूल 4 को। ठीक है, अब तक हमने समझा है कि इंजंक्शन कैसे ग्रांट किया जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट केसेस में कैसे होगा, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कि अगर कोई टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट हो जाता है तो उसको समाप्त और उसमें बदलाव और इसको निरस्त कब हम करवा सकते हैं, उसके बारे में रूल 4 कहता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डिटेल में समझना है, एक एक पॉइंट समझिएगा तभी क्लियर होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर पूरा 39 ही इंपॉर्टेंट है, एक एक रूल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से नोट्स बना के पढ़ने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 39 का रूल 4 एक्चुअली में यहाँ पे क्या बात करता है, ये कह रहा है कि अस्थायी निषेधाज्ञा यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन को समाप्त, परिवर्तित और निरस्त करने की पावर यहाँ पे कोर्ट के पास है। ठीक है, पहले वन लाइनर समझते हैं कि पूरे रूल का मतलब एक्चुअली में क्या है। यदि किसी पक्ष को टेम्पररी इंजन के आदेश से अनसेटिस्फाई है, असंतोष है, अनसेटिस्फाई नहीं है वो सीधी तरह से, तो वह न्यायालय से उसे समाप्त करने, परिवर्तित करने, उसे निरस्त करने का अनुरोध कर सकता है। किससे करेगा, न्यायालय से करेगा। ठीक है, कोई भी पक्ष, यदि कोई पक्ष, ठीक है, जनरली वही होगा जो सामने वाले जिसके अगेंस्ट में इंजंक्शन पारित हुआ है, तो विशेष परिस्थितियों में न्यायालय ऐसा कर सकती है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट समझते हैं कि ऑब्जेक्ट इसका क्या कह रहा है कि गलत या अनुचित टेम्पररी इंजंक्शन को सुधारने की शक्ति देता, एक्स पार्टी इंजंक्शन के दुरुपयोग को रोकना, बदली हुई परिस्थितियों के में न्यायोचित संशोधन की अनुमति देना, दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, अब हमारा मेन रूल एक्चुअली में क्या बात करता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से आपका ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली रूल में है क्या और उसका ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब मूल रूल एक्चुअली में क्या करता है ये देखते हैं। इंजंक्शन को समाप्त, परिवर्तित और निरस्त करना। ठीक है, बाद के किसी पक्ष को, जनरली कौन होगा, जिसके अगेंस्ट में हुआ है इंजंक्शन वही अनसेटिस्फाई होगा, तो वो टेम्पररी इंजंक्शन के आदेश से असंतोष है तो वह न्यायालय में आवेदन कर सकता है। सीधी सी बात है, वो अनसेटिस्फाई है न्यायालय की टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर से, तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में। ऐसे आवेदन पर न्यायालय आवश्यक होने पर इंजंक्शन को समाप्त कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है और उसको निरस्त यानी कि सेट असाइड कर सकता है। ठीक है, उस एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब तीनों का मतलब क्या हुआ, समाप्त करना मतलब इंजंक्शन को आगे प्रभावी ना रहने देना, परिवर्तन मतलब इंजंक्शन की पूरी शर्तों और सीमाओं में बदलाव कर देना, और निरस्त मतलब आदेश को रद्द कर देना मानो वह प्रभावी ना रहा हो। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, एक ही चीज़ मैंने क्लियर कर दी, तीनों के मतलब क्या होगा। अब आगे देखते हैं।
तो इसका फर्स्ट प्रोवाइजो जो कहता है वो कहता है कि एक्स पार्टी इंजंक्शन धोखे से प्राप्त की गई हो। ठीक है, अब इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम समाप्त करवाएंगे उसको भाई। अगर एक्स पार्टी जो इंजंक्शन ली गई है सामने वाली पार्टी ने वो धोखे से ली गई है तो हम उसको अब कैसे समाप्त करवाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, फर्स्ट प्रोवाइजो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन में, किसकी एप्लीकेशन में, किसी टेम्पररी इंजंक्शन के एप्लीकेशन में या फिर उसके समर्थन में जो एफिडेविट आपने दिया था उसमें किसी पार्टी ने, सामने वाली पार्टी जो पार्टी है मतलब जिसने इंजेक्शन लिया है वही पार्टी होगी, किसी पक्ष ने जानबूझकर, ठीक है, किसी महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि मटेरियल पर्टिकुलर के संबंध में झूठा भ्रामक कथन किया है ताकि उसे इंजेक्शन मिल जाए। और ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी आधार पर यानी कि उसी भ्रामक और झूठे कथन के आधार पर एक्स पार्टी इंजंक्शन यानी कि बिना नोटिस दिए उसको एक्स पार्टी इंजंक्शन मिल जाता है तो कोर्ट उस इंजंक्शन को समाप्त कर देगी। सेल यूज़ हुआ है यहाँ पर, उसको करना ही होगा कोर्ट को। अगर ऑब्जेक्शन करके पार्टी सामने वाली इंजंक्शन को समाप्त करने का एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करती है कि सामने वाली पार्टी ने जो इंजंक्शन लिया है वो फॉल्स या और भ्रामक मिसलीडिंग कथन के द्वारा प्राप्त किया है, किस में, या फिर वो एप्लीकेशन में या फिर एफिडेविट में, तो कोर्ट को इस बात को कोर्ट को आपने बता दिया, उसके बाद कोर्ट को उस जो टेम्पररी इंजंक्शन है उसको समाप्त करना ही होगा। यहाँ पर सेल शब्द यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर छूट दी गई है, एक्सेप्शन है, यानी कि इन केसेस में हम तब भी यानी कि झूठ और भ्रामक होने के बाद भी उसको उस टेम्पररी इंजंक्शन को समाप्त नहीं करवा सकते हैं। वो कौन सा है वो देखते हैं। लेकिन यदि कोर्ट को लगे कि केवल इस झूठ के कारण इंजंक्शन हटाना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के विरुद्ध होगा तो कोर्ट अपने कारण लिखकर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इंजंक्शन को जारी रख सकती है। यानी कि कोर्ट को लगता है कि वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के विरुद्ध हो जाएगा अगर हमने उसको स्टे को कैंसिल कर दिया तो उस केस में वो उसको जारी रख सकती है। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ताकि इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम रखा है कि यहाँ पे आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए ए ने एक्स पार्टी इंजेक्शन लेते समय महत्वपूर्ण तथ्य छिपा लिया था, बाद में कोर्ट को पता चलता है कि ए ने गलत जानकारी दी थी, तो जनरली क्या होता है, स्टे हटा दी जाएगी जहाँ की क्लियरली लिखा है कि सेल हटाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए यदि स्टे हटा दी गई तो उसी दिन प्रतिवादी पूरी विवादित संपत्ति बेच देगा। ये डर कोर्ट को लग रहा है कि अगर हमने हटा दिया, मान लीजिए वो भ्रामक है, झूठ है, जैसे भी उसने स्टे ले ली, लेकिन अगर हमने स्टे हटा दिए, क्योंकि यहाँ पर सेल शब्द यूज़ हुआ है, हटाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि सामने वाली प्रॉपर्टी बेच देगा और बाद में ऐसा न्याय करना असंभव हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या कर सकती है, वो कहेगी हाँ वादी ने गलत तथ्य बताए हैं, लेकिन इस समय केवल इसी आधार पर स्टे हटाना न्याय हित में नहीं होगा। फिर कोर्ट अपने कारण लिखेगी और स्टे को जारी रहने देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है, बहुत ज़्यादा जरूरी एक्सेप्शन है, बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से लिख भी लेना। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नोट मैंने डाले हैं ताकि मैं आपको ये क्लियर कर सकूँ कि नोइंगली क्यों महत्वपूर्ण है। केवल साधारण गलती पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए कोई गलती से हो गया तो वो साधारण गलती पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर सिद्ध ये करना होगा कि जो झूठा और भ्रामक कथन दिया है वो जानबूझ कर दिया गया है, ये ज़रूरी होना चाहिए, इंटेंशन यहाँ पर जाना जरूरी है। ठीक है, और मटेरियल पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है, जो कोर्ट के इंजंक्शन देने या देने के निर्णय को प्रभावित कर सकता हो, वो मटेरियल पर्टिकुलर्स हो गए। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक एग्जांपल और है वो भी बता देता हूँ। वादी यदि छिपा देता है, वादी यह छिपा देता है कि विवादित भूमि पहले ही किसी अन्य को बेची जा चुकी है, यदि कोर्ट को यह तथ्य पता होता तो असंभव है कि वो इंजंक्शन न देती। ठीक है, तो वो इसी पर्टिकुलर मैटर का मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर मैंने कर दिया। जो सब आपको ये एक प्रोवाइजो समझना है और इसका एक्सेप्शन समझना है, बहुत ज़रूरी है। 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना, और अगर जब भी आप रिवीजन करो तो मैं सजेस्ट करूँगा 1.5x पे आप इसको रिवीजन करो तो आपके जल्दी क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सॉरी रूल है, तो बड़े ध्यान से समझना। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं। सेकंड प्रोवाइजो बहुत जरूरी है, वो भी ध्यान से देखना है कि सेकंड प्रोवाइजो कह रहा है कि सुनवाई के बाद इंजंक्शन, अब कौन सी सुनवाई की बात कर रहा है उसको देखिए। यदि टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश ऑपोजिट पार्टी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद पारित किया गया है, मतलब
एक बार और पढ़ता हूँ मैं, तब आपकी क्लियर हो जाएगा कि यदि टेम्पररी इंजंक्शन का जो आदेश है ओपोजिट पार्टी को सुनवाई का अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद पारित किया गया, यानी कि जिसके अगेंस्ट वो टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया है उस पार्टी को सुन लिया गया था, उसके बाद टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया है, तो वही पक्ष कौन सा पक्ष जिसके अगेंस्ट हुआ है टेम्पररी इंजंक्शन, वही पक्ष बाद में उन्हीं तथ्यों, दलीलों और आधारों पर उस इंजंक्शन को समाप्त, परिवर्तित और निरस्त करने का आवेदन नहीं कर सकता। कौन सा? उन्हीं तथ्यों से मतलब क्या है? उन्हीं तथ्यों, दलीलों और आधारों से आशय है कि जिन बातों पर पहले ही दोनों पार्टियों को सुनकर कोर्ट निर्णय दे चुकी है, उन्हीं बातों को दोबारा दोहराकर इंजंक्शन हटाने की मांग नहीं कर सकता। कौन? जिसके अगेंस्ट में इंजंक्शन ग्रांट हुआ है। इसके लिए कोई नया कारण होना जरूरी है, तभी उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इसको और मैं क्लियर करूँगा आगे, ठीक है। ऐसा आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा। कौन सा आवेदन? कि वही पुरानी बात उठा रहा है। ऐसा आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आ गया हो, यानी कि परिस्थितियाँ बदल गई हों, अब आपको इंजेक्शन को चेंज करना होगा या समाप्त करना होगा, तो वही बात होगी। और न्यायालय संतुष्ट हो कि उस आदेश से उस पक्ष को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। तो दोनों वर्डों को मैं यहाँ पे अनड्यू हार्डशिप और चेंज इन सर्कमस्टांसेस को दोनों को क्लियर किया हुआ है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। तो पहले हम समझते हैं कि चेंज इन सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या हुआ, यानी कि इंजेक्शन दिए जाने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जो पहले मौजूद ही नहीं थी। एग्जाम्पल से, जिस निर्माण को रोकने के लिए इंजेक्शन दी गई है वह कारण अब समाप्त हो चुका है, तो अब कोई मतलब नहीं निकलता, तो आप उसको समाप्त कर दो, इस इंजेक्शन को हटा दो। तो वही उसी के बारे में बात करता है। अब कहता है कि अनड्यू हार्डशिप का मतलब क्या हुआ, यदि इंजंक्शन के कारण किसी पक्ष को असामान्य, अत्यधिक, अनुचित कठिनाई हो रही है, ठीक है। उदाहरण जैसे कि इंजेक्शन के कारण प्रतिवादी का पूरा कारखाना बंद हो गया है जिससे उसे अत्यधिक आर्थिक हानि होने लगी है, सामान्य, ठीक है, तो उस कारण से उसको हटाया जा सकता है। सर्कमस्टेंस, परिस्थितियाँ बदल गई तो सिंपल सी बात है कि हम उसको समाप्त या परिवर्तित या निरस्त कर सकते हैं। कब नहीं करोगे? अगर आपने उन्हीं मैटर पर हम पहले बात कर चुके हैं, उन्हीं मैटर पर आप बाद में लेके आ गए एक एप्लीकेशन, तो उसको कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा जब तक कि परिस्थितियाँ बदल नहीं गई होंगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ मैंने क्लियर कर दी। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान से देखना है। ये कह रहा है कि सामान्यतः असुविधा, नॉर्मल इनकन्वीनियंस पर्याप्त नहीं है, यानी कि नॉर्मल असुविधा आपको होती है तो वो पर्याप्त नहीं होगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अनड्यू हार्डशिप, अत्यधिक कठिनाई होगी, तो नॉर्मल इनकन्वीनियंस को यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। अब कुछ ट्रैप हैं जो एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, उसके लिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट लीगल ट्रैप हैं जो आपको ट्रैप कर सकते हैं एग्जाम में, कि हर झूठे कथन पर इंजेक्शन स्वतः समाप्त नहीं होगी, केवल तब होगी जब झूठा कथन जानबूझकर किया गया हो और वह मटेरियल पर्टिकुलर से संबंधित हो और इंजंक्शन एक्स पार्टी दी गई हो। ये मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जो इंजंक्शन दिया गया है वो एक्स पार्टी दिया गया हो, पिछले वाले जो कि फर्स्ट प्रोवाइजर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रैप 2 को समझिए कि यदि इंजंक्शन दोनों पक्षों को सुनकर दी गई है, जो कि सेकंड प्रोवाइजर की बात कर रहा है, तो केवल असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन के आधार पर उसे हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए चेंज सर्कमस्टांसेस और अनड्यू हार्डशिप सिद्ध करना कंपलसरी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब कुछ लिंक्ड प्रोविजन है जो कि रूल 3 जो कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजेक्शन के बारे में कहता है। रूल 3 है जो कहता है कि एक्स पार्टी इंजेक्शन एप्लीकेशन 30 दिन में निस्तारण उसका करना होगा। और रूल 4 अभी हम जैसे पढ़ ही लिया है, ठीक है। कोई रिवीजन में क्या करेंगे हम, ये कहता है कि गलत इंजेक्शन को सुधारने का रूल बात करता है। मैन रूल असंतुष्ट आपके आवेदन कर सकता है, तो वो ये आप देख लेना, ठीक है। उसको नहीं, वो सिंपल सी, तो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को कमेंट करके पूछ लेना। बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा जब तक आपके माइंड में ना घुस जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर भी कोई समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं एक बार फिर से क्लियर करा दूंगा, फिर से पढ़ा दूंगा, एक वीडियो फिर से बना दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि जबकि मैं इसको दोबारा कंप्लीट पढ़ाऊँगा पूरा ऑर्डर 39 को, तो उसमें आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आप मेरे को कमेंट में एक एक करके पूछ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा रूल 4। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ऑर्डर 39 का, सीपीसी का ऑर्डर 39 का रूल 4 एक्चुअली में यहाँ पे बात करता है कि अगर हमने जितने भी
हमने जितने भी टेम्परेरी इंजेक्शन पढ़े हैं कि कोई टेम्परेरी इंजेक्शन कैसे ग्रांट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में कैसे टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट होगा, तो यहाँ पे ये बात करता है कि अगर कोई टेम्परेरी इंजेक्शन को समाप्त और परिवर्तित और निरस्त करने की पावर यहाँ पर कोर्ट को देता है कि अगर कोर्ट चाहे तो हम एक एप्लीकेशन देकर कोर्ट में उस इंजेक्शन को, टेम्परेरी इंजेक्शन को समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको नहीं पढ़ा तो भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा टेम्परेरी इंजेक्शन में। टेम्परेरी इंजेक्शन पढ़ रहे हो तो इस रूल को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब किसी टेम्परेरी इंजेक्शन को समाप्त और उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ मैं बता देता हूँ, बाकी आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी उसके लिए, ताकि क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेम्परेरी इंजेक्शन को कब समाप्त और परिवर्तित किया जा सकता है। टेम्परेरी इंजेक्शन के आदेश से अगर कोई पार्टी अनसेटिस्फाई होती है, जनरली वही पार्टी होगी जिसके अगेंस्ट में टेम्परेरी इंजेक्शन पारित किया गया हो, तो वह पार्टी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर सकती है जिसके आधार पर यानी कि कोर्ट को लगता है कि उसे समाप्त कर देना चाहिए, परिवर्तित कर देना चाहिए या फिर उसको निरस्त कर सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजर का जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई पार्टी एक्स पार्टी इंजेक्शन धोखे से प्राप्त की, यानी कि सामने वाली जो पार्टी ने उसमें जो टेम्परेरी इंजेक्शन प्राप्त की है वो धोखे से प्राप्त की, यानी कि कोई टेम्परेरी इंजेक्शन का जो एप्लीकेशन है यानी कि उसके समर्थन में या फिर उसके समर्थन में जो एफिडेविट दिया गया है उसमें किसी जानबूझकर किसी मटेरियल पर्टिकुलर्स यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य को संबंध में झूठा भ्रामक कथन किया गया था, और उस कथन और उस झूठे भ्रामक कथन के आधार पर ही कोई एक्स पार्टी इंजंक्शन यानी कि नोटिस दिए बिना ही मिल गई हो, तो कोर्ट उस इंजंक्शन को समाप्त कर देगी। यहाँ पे सेल वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि कोर्ट को करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी कह रहा है कि कोर्ट उस केसेस में टेम्परेरी इंजंक्शन को समाप्त नहीं करेगी अगर कोर्ट को लगता है कि जो इंजंक्शन ग्रांट किया गया है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के विरुद्ध होगा अगर उसको समाप्त कर दिया तो। इस चीज़ को समझने के लिए आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। और मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं, आपकी एक डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट करके पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।